Good morning dear students, welcome to YouTube classes of the Proton Academy. Chomu, myself Meenakshi Sharma, faculty of chemistry. प्रीवियस क्लास में बेटा मैंने न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी के बारे में डिस्कशन किया था कि नाभिक स्नेहिता किसे कहते हैं और क्षारकता किसे कहते हैं। ये मैं आपको बता चुकी थी। दोनों का मतलब ही है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना पड़ा, पर दोनों का सेंस अलग अलग है। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन डेफिशिएंट को दिए जा रहे हैं, डेफिशिएंट ऑफ द कार्बन को डोनेट किए जा रहे हैं, तब आप उसे न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन पेयर H+ को डोनेट किए जा रहे हैं, तब आप उसे बेसिसिटी बोलते हैं। आपको बेसिक डिफरेंस मैंने ये बताया था कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है और जो बेसिसिटी है, उन दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस का भी इफेक्ट होता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी में स्टेरिक हिंड्रेंस का फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने भारी न्यूक्लियोफाइल लिया है तो वो इतना रेडिली अटैक नहीं कर पाएगा, यानी कि रैपिडली अटैक नहीं कर पाएगा। जबकि क्षारकता में यानी बेसिसिटी में H+ को अपनी ओर एब्स्ट्रैक्ट करना होता है, खींचना होता है, तो कितना ही बड़ा आप कितनी ही बड़ी स्पीशीज़ को लेंगे आप, उस पर त्रिविम बाधा ज़्यादा होगी तो भी वो H+ को अपनी ओर खींच लेगा। मतलब क्षारकता पे त्रिविम बाधा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पर न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी नाभिक स्नेहिता पर त्रिविम बाधा का प्रभाव पड़ता है। फिर हमने पढ़े थे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो मैंने बताया था सॉल्वेंट का नेचर, विलायक की प्रकृति हमने देखी थी कि एक ध्रुवीय विलायक होता है और एक अध्रुवीय विलायक है। और ध्रुवीय जो पोलर सॉल्वेंट है वो दो टाइप का होता है, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। और आप मुझे बताएं, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था, जो कि ध्रुवीय प्रोटिक जो विलायक था, वो कैटायन और एनायन दोनों को डिसॉल्व कर लेता है। जब दोनों सॉल्वलाइज हो जाएंगे तो उस कंडीशन में उसकी नाभिक स्नेहिता का गुण क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे X- भी वाटर के मॉलिक्यूल से सराउंड हो गया था और Na+ भी वाटर के मॉलिक्यूल से सराउंड हो गया था, तो इसका नेगेटिव कम हो जाएगा। और इसका नेगेटिव कम हो जाएगा तो ये अपने लॉन पेयर C+ को इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा। अब ये X- का अगर साइज़ बड़ा होगा तो वाटर के मॉलिक्यूल से कम सराउंड होगा, और X- का साइज़ छोटा होगा तो ये वाटर के मॉलिक्यूल से ज़्यादा सराउंड होगा। यानी साइज बढ़ेगा तो कम सराउंड होगा, और कम सराउंड होगा तो ये अपने लॉन पेयर इजीली डोनेट कर देगा। इसका मीनिंग क्या निकला बेटा कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जो न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट वो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि एप्रोटिक सॉल्वेंट ना तो कैटायन को एप्रोटिक सॉल्वेंट कैटायन को तो डिसॉल्व कर लेता है, बट एनायन को डिसॉल्व नहीं कर पाता। जब एनायन डिसॉल्व नहीं होगा तो जिसका साइज छोटा होगा वो अपने लॉन पेयर इजीली डोनेट कर देगा। ये हम पढ़ चुके थे। अब आगे देखें कि इस न्यूक्लियोफिलिसिटी को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ और आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी डिटरमाइन करनी है तो आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मान के ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि बेटा कि मेरे पास ये क्वेश्चन है NH3 और PH3 में से किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, कौन अपने लॉन पेयर इजीली डोनेट कर पाएगा, तो जिसका साइज़ बड़ा होगा वो अपने लॉन पेयर इजीली डोनेट कर देगा। देखो इसका एक रीज़न ये भी है कि अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की नॉर्मली अगर हम बात करें तो बताओ जिसका साइज़ बड़ा होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस पे होंगे, और न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस पे होंगे ना तो वो लॉन पेयर इजीली C+ को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। यानी कि साइज़ बढ़ने से न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है। जैसे H2O H2S H2SE में अगर हम बात करें तो साइज़ बढ़ रहा है, और साइज़ बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी नाभिक स्नेहिता बढ़ेगी। ऐसे ही बेटा देखो, अगर सेम डोनर साइट हो, जैसे कि इसमें O- है, इसमें भी ऑक्सीजन है, तो जो न्यूट्रल है उसके कंपैरिजन में जो नेगेटिवली चार्ज है वो एक अच्छा डोनर होगा। जैसे NH3 है और NH2- है, तो बताओ कौन अच्छा डोनर होगा, NH2- एक अच्छा डोनर होगा। फिर देखें बेटा RO- PHO- को फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं हम, और ऐसे ही हमने ले लिया RCOO-। इनमें हमें देखना है कि किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। तो सब में क्या O पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है,
सभी O पे नेगेटिव है, यानी सभी लोन पे डोनेट करने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन अच्छा डोनर कौन सा होगा? जिसका नेगेटिव ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जिसका नेगेटिव कम स्टेबल होगा। तो देखो इसका नेगेटिव रेजोनेंस कर लेगा और रिंग पे डिस्पर्स हो जाएगा। इसका नेगेटिव भी रेजोनेंस करेगा कि नहीं करेगा? बेटा जब कार्बोक्सिलेट आयन का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा तो ये नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और जब ये नेगेटिव इस ऑक्सीजन पर आ गया तो नेगेटिव ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पर जा रहा है, और जब नेगेटिव ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पर जाएगा, जब नेगेटिव ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पर जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और बेटा इसका नेगेटिव ऑक्सीजन से किस पे आ रहा है? कार्बन पे आ रहा है, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसकी कम हो जाएगी, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से नेगेटिव किस पर डिस्पर्स होगा? कार्बन पे। चाहे तो आप देखें, अगर आप इसका रेजोनेंस ड्रॉ करेंगे तो बेटा इसका नेगेटिव जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा? कार्बन पर आएगा। तो बताओ फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है कि कार्बोक्सिलेट आयन ज़्यादा स्टेबल है? फिनॉक्साइड आयन लेस स्टेबल है और कार्बोक्सिलेट आयन ज़्यादा स्टेबल है, बिकॉज कार्बोक्सिलेट आयन में नेगेटिव जो चार्ज है वो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पर जा रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जा रहा है। ये मैंने आपको कब बताया था? जब हमने जीओसी पढ़ी थी उस टाइम हमने डिस्कस किया था। तो बेटा एक बार इधर इसको वापस हम रिपीट करते हैं। देखिएगा RO माइनस PHO माइनस एसीटेट आयन, और ये हमने ले लिया नाइट्रेट आयन। तो बताओ किसका नेगेटिव ज़्यादा इजीली अवेलेबल है? इसका। इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है तो नेगेटिव इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा, जबकि इसका नेगेटिव क्या है? कम स्टेबल है, तो ये अपने नेगेटिव को इजीली डोनेट कर देगा। बोलो कर देगा। और ये NO3 माइनस है तो इसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, इसका नेगेटिव भी इधर रेजोनेंस और डबल रेजोनेंस होगा, 3 पे डिस्पर्स हो सकता है। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और किसकी स्टेबिलिटी कम होगी। अगर नेगेटिव जो डोनर साइट है ना, डोनर साइट, अगर उसका नेगेटिव चार्ज स्टेबल बन रहा है तो वो किसी को डोनेट नहीं करेगा, और वो डोनेट नहीं करेगा ना बेटा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इसको हम इस तरीके से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखो इनमें सब में H+ लगा लीजिए तो ये बनेगा ROH, इसमें H+ जोड़ेंगे तो ये बनेगा PHOH। PHOH से मतलब क्या है बेटा? फिनॉल की हम बात करें। ऐसे ये क्या होगा बेटा? एसिटिक एसिड हो गया, और ये नाइट्रिक एसिड होगा HNO3। ये सारे के सारे एसिड है। इनमें से सबसे अच्छा एसिड कौन है? विच वन इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड? HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज इट इज अ इनऑर्गेनिक एसिड, इट डोनेट्स H+ आयन इजीली। ये एक इनऑर्गेनिक एसिड अकार्बनिक अम्ल। आपको पता है कि कार्बनिक अम्ल की तुलना में अकार्बनिक अम्ल जो है वो ज़्यादा अच्छे अम्ल होते हैं, तो ये अपना H+ बेटा इजीली डोनेट कर देगा। इसका मतलब ये एसिडिक ज़्यादा है। ये H+ इजीली डोनेट करके NO3 माइनस बना लेगा, ऐसे ये H+ डोनेट करके एसीटेट बना लेगा, ये H+ डोनेट करके फिनॉक्साइड बना लेगा, और ये H+ डोनेट करके एल्कोक्साइड आयन का निर्माण कर लेगा। तो बताओ इनमें से कौन H+ इजीली दे रहा है? सबसे लास्ट वाला सबसे अच्छा अम्ल है HNO3, फिर एसिटिक अम्ल है, फिर फिनॉल और फिर एल्कोहल है। यानी कि ये H+ इजीली दे रहा है, यानी इसका नाइट्रेट आयन ज़्यादा स्टेबल है। H+ देने के बाद NO3 माइनस बनेगा, यानी वो स्टेबल बन रहा है, और स्टेबल बन रहा है तो वो अपना नेगेटिव किसी को भी नहीं देगा। इनको हम बोलते हैं, ये जो बन रहे हैं इनको बोलते हैं हम संयुग्मी क्षार, कॉन्जुगेट बेस। संयुग्मी क्षार क्या होते हैं? संयुग्मी क्षार जब किसी अम्ल से एक H+ बाहर निकल जाए, जब किसी अम्ल से एक H+ बाहर निकल जाए तो संयुग्मी क्षार बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? संयुग्मी क्षार। और यदि अम्ल प्रबल है तो उसका संयुग्मी क्षार एक दुर्बल नाभिक स्नेही होता है, एक दुर्बल नाभिक नहीं होता यदि अम्ल क्या है? प्रबल है। स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट जो बेस है, उसका जो संयुग्मी क्षार है वो क्या होता है बेटा? दुर्बल होता है। आ गई बात समझ में? बोलिए कोई प्रॉब्लम है? फिर देखें आगे, और कैसे हम इसको डिसाइड करते हैं। देखो
पीरियोडिसिटी या फिर हम बोलें पीरियोडिक टेबल में अगर हम पीरियड की बात करें, पीरियड के अंदर हम देखें इन पीरियड न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, ये दोनों किस तरीके से चेंज होती है। भाई बेसिसिटी में भी लॉन पेयर डोनेट कर रहे होते हैं और न्यूक्लियोफिलिसिटी में भी लॉन पेयर डोनेट करते हैं, बट बेसिसिटी में लॉन पेयर H+ को डोनेट किए जाते हैं और न्यूक्लियोफिलिसिटी में लॉन पेयर C+ को डोनेट किए जाते हैं। तो देखिए बेटा पीरियड की अगर हम बात करें, जैसे कार्बन पे नेगेटिव आ गया, नाइट्रोजन पे आ गया, ऑक्सीजन पे आ गया और F पे आ गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये सब नेगेटिव चार्ज रख रहे हैं। देखो कार्बन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन में अगर हम कंपेयर करें तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F की ज़्यादा है। अगर F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो वो अपने लॉन पेयर इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा। जब वो अपने लॉन पेयर इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा बेटा तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। समझ में आ गया? जो इजीली डोनेट कर देता है यानी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है। तो किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी? CH3- की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। समझ में आ गया? और इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज़्यादा होगी और इसकी बेसिसिटी भी ज़्यादा होगी, इसकी क्षारकता भी ज़्यादा होगी। यानी कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर नाभिक स्नेहिता व क्षारकता दोनों ही घटती है। नाभिक स्नेहिता व क्षारकता दोनों ही घटती है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी बोथ आर डिक्रीज्ड, दोनों ही डिक्रीज्ड होगी। अब देखें बेटा अगर हम ग्रुप की बात करें, यानी कि वर्ग की अगर हम बात करें तो वर्ग में क्या होता है, इधर देखिए F-, Cl-, Br- और ये I-। आपको पता है कि नाभिक स्नेहिता साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ गई न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है? ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का। और यहाँ ये जो ऑर्डर निकाला है हमने, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी है और न्यूक्लियोफिलिसिटी के साथ साथ बेसिसिटी का भी है। दोनों ही डिक्रीज होती है, नाभिक स्नेहिता भी और क्षारकता भी। लेकिन अगर हम ग्रुप में बात करें तो डाउन द ग्रुप जाएंगे ना तो साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो पता है साइज की क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन बेसिसिटी डिक्रीज होने लगती है। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो नाभिक स्नेहिता तो बढ़ेगी लेकिन क्षारकता बेसिसिटी क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। देखो क्यों डिक्रीज हो रही है, इधर देखें एक बार सभी, HF, HCl, HBr और HI, इन सब में मैंने H+ लगा दिया। देखो ये H+ हटके क्या बने हुए थे? इनके संयुग्मी क्षार। मैंने बोला था किसी अम्ल का H हटा दीजिए, H+ रिमूव कर दीजिए, वी गेट कॉन्जुगेट बेस, हमें संयुग्मी क्षार मिल जाता है। तो बेटा इन चारों में अगर हम कंपेयर करें तो बताओ कौन अपना H+ इजीली डोनेट कर पाएगा? आप देखेंगे इधर से इधर जाने पर बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो रही है, बंद ऊर्जा घट रही है, और जब बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी तो बेटा बॉन्ड टूट जाएगा, और बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी तो बेटा एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, अम्लीयता बढ़ेगी। तो इन चारों में से कौन अपना H+ इजीली दे देगा? HI दे देगा। इसका मतलब I- फटाफट बन रहा है, और जब I- फटाफट बन रहा है इसका मतलब इसका क्षारकता का गुण क्या हो गया? कम। अब ये H+ को नहीं ले पाएगा, यानी F- एक अच्छा क्षार बन जाएगा, क्योंकि HF का बॉन्ड इजीली नहीं टूट रहा है ना, नहीं टूट रहा है, यानी वो एक दुर्बल अम्ल है। अगर वो दुर्बल अम्ल है तो वो अपना H+ इजीली नहीं देगा, यानी इसमें H+ इजीली जुड़ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबसे अच्छा अम्ल कौन है? HI। अगर अम्ल स्ट्रांग है तो उसका संयुग्मी क्षार क्या बन जाता है? दुर्बल। बात समझ में आ रही है? यदि अम्ल प्रबल है, यदि स्ट्रांग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाता है बेटा? वीक हो जाता है।
तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है, आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो नाभिक स्नेहिता और क्षारकता दोनों ही डिक्रीज होगी, लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे ना बेटा, वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी तो बढ़ती है क्योंकि वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और बेटा बेसिसिटी जो है वो क्या होती है, वो डिक्रीज होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा उसका कॉन्जुगेट जो बेस होगा वो जो क्या होगा, दुर्बल होगा। प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार दुर्बल होता है। तो नोट डाल के आप क्या पॉइंट लिखेंगे, आप नोट डाल के सबसे पहले तो ये पॉइंट नोट करें। पहला पॉइंट मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, फिर इंग्लिश में मैं लिख दूंगी। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर नाभिक स्नेहिता व क्षारकता दोनों ही घटती है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट in periodic table nucleophilicity and basicity both are decreased, दोनों ही डिक्रीज होगी। सेकंड पॉइंट क्या दिखना है कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी तो बढ़ेगी पर क्षारकता घटेगी। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल न्यूक्लियोफिलिसिटी तो क्या होगी, इंक्रीजेस, एंड बेसिसिटी डिक्रीजेस। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में हेल्प करेंगे दोनों पॉइंट। और जनरली न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब पोलर सॉल्वेंट की बात है, ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की। तीसरी बात, अगर डोनर साइड सेम है तो नेगेटिवली चार्ज जो होगा वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। इफ डोनर साइड्स आर सेम नेगेटिव चार्ज या नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, टेंडेंसी टू डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू पॉजिटिवली चार्ज ऑफ कार्बन। मतलब ये है, अगर डोनर साइड सेम है तो जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। आ रही है बात समझ में, कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। देखो इधर एक बार सभी देखो बेटा, जैसे हमने H2O लिया और OH माइनस लिया तो डोनर साइड सेम है तो OH माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। हमने NH3 लिया, NH2 माइनस लिया, NH माइनस का 2 लिया और N माइनस का 3 लिया तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, N-3। ठीक है, समझ में आ गया। ये आपको मैं बताना चाह रही थी। और डाउन द ग्रुप और अलॉन्ग द पीरियड बताई दिया कि नाभिक स्नेहिता और क्षारकता यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी किस टाइप से चेंज होती है। ठीक है बच्चों, बोलो कोई प्रॉब्लम है इसमें। फिर देखें CH3COOH ये एसिटिक अम्ल है और CH3COO- ये एसिडेट आयन है। तो नेगेटिवली चार्ज जो स्पीशीज है इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, वो एक अच्छा नाभिक स्नेही होगा। समझ में आ रही है आपको बात। इसके अलावा भी बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी को कौन इफेक्ट करता है, देखें आप एक चीज इधर, यदि आप देखेंगे कि जैसे हमने ये लिखा मान लो NH3 तो नाइट्रोजन में लॉन पेयर है। अब इसी NH3 में एक H हटा दिया मैंने और इसके बगल में एक NH2 ग्रुप और लगा दिया, तो आपको बोलना है, बताना होगा कि इनमें से कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा।
बेटा जब किसी न्यूक्लियोफिलिक साइट पर यानी जो नाभिक स्नेहिता का गुण दर्शा रहा है उसके पास में यदि कोई ऐसा हेटेरो एटम हो, ऐसा कोई विषम परमाणु हो जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हो, तो फिर उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? क्योंकि ये दोनों लॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो दूर जाएंगे तो ये अपना लॉन पेयर किसी भी C पॉजिटिव को इजीली डोनेट कर देगा। इसको बोलते हैं हम अल्फा इफेक्ट, अल्फा प्रभाव। क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफिलिक साइट है उस न्यूक्लियोफिलिक साइट के पास में यदि कोई एक हेटेरो एटम हमने लगा दिया है तो उस हेटेरो एटम पे जो लॉन पेयर है, उस हेटेरो एटम पे जो लॉन पेयर है वो फ्री है, तो वो लॉन पेयर इससे रिपेल करने लग जाते हैं और फिर ये अपने लॉन पेयर किसी C पॉजिटिव को इजीली डोनेट कर देता है, यानी इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी। देखिए बेटा जैसे NH2 माइनस हमने लिखा, ठीक है, और इसी NH2 माइनस में NH2 मैंने और कंबाइन कर दिया, तो अब बताओ इसमें न्यूक्लियोफिलिक साइट तो यही है, पर ये वाले लॉन पेयर इसको रिपेल करेंगे तो ये लॉन पेयर थोड़े इजीली अवेलेबल हो जाएंगे और C पॉजिटिव को इजीली डोनेट कर देंगे, यानी इनके मध्य प्रतिकर्षण होगा और प्रतिकर्षण होने की वजह से ये लॉन पेयर इजीली कर दिए जाएंगे डोनेट C प्लस को, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो गई। जैसे बेटा H2O ले लिया, ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है, इसी H2O में एक OH लगा दिया एक H को हटा के, तो ये लॉन पेयर रिपेल करेंगे तो फिर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जैसे ये OH माइनस है और इसी OH माइनस में एक और हमने क्या इंक्रीज कर दिया, OH ग्रुप इंक्रीज कर दिया। इस तरीके से O माइनस पे OH ग्रुप लगा दिया तो ये आपस में रिपेल करेंगे तो भी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसे क्या कहते हैं, अल्फा इफेक्ट। तो अल्फा इफेक्ट की वजह से भी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसे कहते हैं हम न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी नाभिक स्नेहिता। कुल मिला के छोटी सी बात है कि कौन अपने लॉन पेयर इजीली डोनेट कर देगा, जो अपने लॉन पेयर इजीली डोनेट कर देगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी उसकी नाभिक स्नेहिता ज़्यादा हो जाएगी। कुल मिलाकर नेगेटिव अगर चार्ज आ रहा है तो वो स्टेबल नहीं होना चाहिए, अगर वो स्टेबल होगा तो वो लॉन पेयर डोनेट नहीं करेगा, अगर वो स्टेबल नहीं है तो वो C प्लस को इलेक्ट्रॉन पेयर ईजिली डोनेट कर देगा। फिर दो वेरिएशंस मैंने आपको बताया कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी जबकि बेसिसिटी डिक्रीज होगी, नाभिक स्नेहिता बढ़ेगी लेकिन क्षारकता घटेगी, और आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे दोनों एक जैसे काम करेगी। ठीक है बेटा, बोलिए कोई प्रॉब्लम है? अब आगे इसी में ही हम आज कंप्लीट करेंगे इस न्यूक्लियोफिलिसिटी के टॉपिक को। देखो इसी में आगे मैं आपको बताऊं कि एक हमारे पास में आएगा एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल्स। एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल जिसको हम हिंदी में कहते हैं उभयदंतुक नाभिक स्नेही। उभयदंतुक नाभिक स्नेही क्या होता है बेटा, या एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं कि जैसे सपोज करो ये X और Y दो एटम्स हैं, इन X और Y दोनों एटम्स पे लॉन पेयर प्रेजेंट है, तो ये साइड भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है और ये साइड भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, यानी दोनों ही डोनर है। तो बोथ आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बट एट अ वन टाइम ओनली वन साइड इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। मीनिंग क्या निकल रहा है कि अगर किसी भी स्पीशीज के पास में दो डोनर साइड है पर एक बार में एक ही साइड इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रही है, डोनेट कर रही है, दान कर रही है, उसे क्या कहते हैं हम, उभयदंतुक नाभिक स्नेही। हिंदी में अगर हम पूरी इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या बोलेंगे कि वे नाभिक स्नेही जिनमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन दाता स्थिति उपस्थित हो लेकिन एक बार में या एक समय में एक ही स्थिति इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करती हो, उभयदंतुक नाभिक स्नेही कहलाते हैं। और इंग्लिश में अगर हम बोलें एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल्स आर दोज न्यूक्लियोफाइल्स विच कंटेन मोर देन वन डोनर साइड बट एट अ वन टाइम ओनली वन साइड इज डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। देखो एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, CN माइनस में कार्बन वाली साइड भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की जैसे काम कर सकती है और नाइट्रोजन वाली साइड भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के फॉर्म में काम कर सकती है। अगर कार्बन वाली साइड डोनर होगी तो इसको बोलते हैं साइनाइड या साइनो, ठीक है। और यदि हम N वाली साइड की अगर हम बात करें तो इसे बोलते हैं आइसोसाइनो या आइसोसाइनाइड। तो कार्बन वाली साइड भी डोनर है इसमें, नाइट्रोजन वाली, पर एक बार में एक ही साइड इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रही है, डोनेट कर रही है, एक बार में एक ही स्थिति इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या कर रही है, दान कर रही है।
साइनो और आइसोसाइनो। ऐसे बेटा देखो नाइट्रो और नाइट्रीटो भी होता है। अगर ऑक्सीजन वाली साइड डोनर है, ऑक्सीजन वाली साइड डोनर है तो बोलेंगे नाइट्रीटो, अगर ऑक्सीजन वाली साइड डोनर है तो बोलेंगे नाइट्रीटो, और नाइट्रोजन वाली साइड डोनर है तो बोलेंगे नाइट्रो। इस तरीके से नाइट्रीटो और नाइट्रो, ये तो हो गया नाइट्रो अगर नाइट्रोजन वाली साइड डोनर है, और अगर ऑक्सीजन वाली साइड डोनर है तो बोलेंगे नाइट्रीटो। ये तो होता है नाइट्रो और ये होता है बेटा नाइट्रीटो। ठीक है, ऐसी NCS और SCN भी होता है, आइसोथायोसाइनेटो और थायोसाइनेटो बता देंगे आपको। तो एम्बिडियन न्यूक्लियोफाइल समझ में आ गए, जिनमें एक से ज़्यादा डोनर साइड हो पर एक बार में एक ही साइड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती हो। बेटा ये कंप्लीट टॉपिक था न्यूक्लियोफाइल्स और बेसिसिटी का, जो मुझे मैक्सिमम इंपॉर्टेंट लगा। वैसे हमने GOC में काफ़ी कुछ पढ़ रखा है न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में, फिर भी मैंने प्रीवियस 2-3 क्लासेस में आपको न्यूक्लियोफाइल्स और बेसिसिटी यानी कि नाभिक स्निग्धता और क्षारकता के बारे में डिस्कस किया है। बिकॉज आगे जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करने वाले हैं, रासायनिक गुणों की जब हम बात करेंगे, तो उसमें हमें इनके न्यूक्लियोफाइल्स के यूजेस पता होने चाहिए। हमें रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल को प्रिडिक्ट करना आना चाहिए। तो आप प्रीवियस 2 क्लासें हैं उनको ढंग से देखेंगे, हर क्लास दूसरी क्लास से पूरी तरह से लिंक है। ऐसे नहीं आप इमीडिएटली कोई नया लेक्चर देखने लग जाए, नया लेक्चर देखने से पहले आपको प्रीवियस लेक्चर देखना कंपलसरी होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हमने न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं केमिकल प्रॉपर्टीज प्रॉपरली स्टार्ट कर दूंगी, जिसमें हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो बेटा आप ये प्रीवियस क्लासेस थोड़ा ढंग से देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।